नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। आज से शिवमयी हुई धर्मनगरी हरिद्वार, 5 करोड़ कांवड़ियों के आने की है उम्मीद। दिल्ली में देर रात अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बड़ी उत्तराखंड मंत्रिमंडल में फेर बदल की अटकलें। आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, टमाटर पहुंचा 140 के पार, बिगड़ा लोगों का बजट। पूरे प्रदेश में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। इससे खाने का जायका भी बिगड़ गया है। खासकर टमाटर के रेट तेजी से बढ़े हैं। इसकी क्वालिटी के हिसाब से 100 से 140 रुपए प्रति किलो के भाव से बिकने लगा है। इस वजह से घरों में बन रही सब्जियों में टमाटर का तड़का लगना भी बंद हो गया है। कई लोग ऐसी सब्जियां बना रहे हैं जिनमें टमाटर नहीं पड़ता। होटल रेस्टोरेंट में पर्यटकों सहित स्थानीय ग्राहकों के सलाद में भी टमाटर की कटौती हो गई है या प्लेट से ही गायब हो गया है। सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी से घरों का बजट भी गड़बड़ा गया है। केदारनाथ में घुटनों पर राइडर गर्ल के प्रपोज के मामले पर चारधाम महापंचायत नाराज हो गई है। उन्होंने मंदिर समिति पर आरोप भी मढ़ा है। केदारनाथ मंदिर परिसर में राइडर गर्ल विशाखा द्वारा अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करने का मामला तूल पकड़ रहा है। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ तीर्थ पुरोहितों ने बद्री केदार मंदिर समिति को दोषी ठहराया है, जिसके बाद ऐसी घटनाएं आगे से न हो, इसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने पुलिस चौकी केदारनाथ को पत्र लिखकर यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पर रील बनाने वालों पर निगरानी रखने को कहा है। आपको बता दें कि देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां मोबाइल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। आज से श्रावण मास का कांवड़ मेला शुरू होने के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार शिवमयी हो गई है। बम बम भोले का उद्घोष करते हुए शिव भक्त गंगा जल उठाने के लिए हर की पेड़ी पहुंचेंगे। इस बार रिकॉर्ड 5 करोड़ कांवड़ियों के हरिद्वार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने भी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को चाक चौबंद कर यातायात प्रबंधन के लिए कमर कस ली है। पिछली बार 3 करोड़ 80 लाख कांवड़ियों ने हरिद्वार से गंगा जल उठाया था। इस बार पहले से 1.5 गुना अधिक संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुँच सकते हैं। प्रशासन, पुलिस और विभागों ने अनुमानित भीड़ के अनुसार व्यवस्था तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का स्वागत होगा। कांवड़ियों के लिए 21 स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था भी की गई है। चिकित्सकों और स्टाफ की तैनाती कर सभी स्वास्थ्य शिविर शुरू कर दिए गए हैं। ड्रोन से पूरे मेले पर नजर रखी जा रही है। एसएसपी अजय सिंह ने सोमवार को व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। मसूरी में प्लास्टिक की बोतलों और पैकेजिंग वाले सामानों में QR कोड लगाकर डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम लागू करने की तैयारी की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने केदारनाथ की तर्ज पर पूरे उत्तराखंड में प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक पैकेजिंग वाले सामानों पर QR कोड लगाकर डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम के तहत पैकेज बोतलों को वापस करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि देने की स्कीम को लागू करने के मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, मसूरी होटल एसोसिएशन के साथ कई संस्थाओं के लोगों की बैठक की गई, जिसमें ज्यादातर लोगों ने डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मसूरी में डिजिटल डिपॉजिट सिस्टम लागू करना चुनौती भरा काम है। जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्लास्टिक प्रतिबंधित है, इसी के क्रम में हमारे द्वारा QR कोड लगाए जाने हैं। जैसे कि प्लास्टिक की जो बोतलें हैं या फिर कोई रैपर है, इन पर लगाने की हमें कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें एक कंपनी है रिसिटी, इनके द्वारा आज एक अपनी प्रस्तुति दी गई है, जिसमें समस्त व्यापारी और होटल एसोसिएशन के द्वारा बुलाया गया इस बैठक में कि उनकी राय ली गई कि क्या हम इसमें कार्य कर सकेंगे। तो जैसे जैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी है, तभी इसमें विचार विमर्श करते हुए हमें 1 माह का समय दिया गया है। इसमें जो आगे कार्य योजना बनेगी उसको हम सूचित कर देंगे। पूरी कार्य योजना हमारी कंपनी के द्वारा यह है, जैसे केदारनाथ के तर्ज पे हमारे द्वारा प्लास्टिक की जितनी भी बोतलें हैं इन पर QR कोड लगेंगे। वो रिटेलर होते हुए जैसे पब्लिक तक पहुंचेगी, पब्लिक उसको वापस करेगी, तो QR कोड के माध्यम से उनका पैसा रिफंड हो जाएगा, जो उनसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। हर जगह एक प्लास्टिक के बिन बनाए जाएंगे, या तो वहाँ डिपॉजिट करेंगे, उससे उनके QR कोड के माध्यम से उनका पैसा उनको मिल जाएगा। कोई भी कार्य योजना होती है उसमें कई लोगों के द्वारा उसमें सुझाव दिए मांगे जाते हैं, कई आपत्तियां आती हैं। अभी आपत्तियां आ रही है, सुझाव भी आ रहे हैं, उसमें अमल किया जाएगा। आगे भविष्य में क्या होता है इसको आपको सूचित कर देते हैं। कूड़ा प्रबंधन का एकमात्र कार्य जो नगर पालिका या किसी संस्था का नहीं होता है, ये वहाँ के रहने वाले निवासियों और जो काम करने वाले लोग हैं सबका होता है। उनके बिना सहयोग से कोई भी काम सही समय पे होना जरूरी है, जिसके लिए घरों से, होटलों से कूड़ा सेग्रीगेशन होकर आए, इस माध्यम से कूड़ा निस्तारण किया जा सकता है। मेरी अपील है लोगों से कि घरों से और होटलों से जो कूड़ा है वो सेग्रीगेशन करके दें, ताकि हमारे द्वारा जो अन्यथा जो हमारा खर्चा हो रहा है वो थोड़ा उसमें कम हो जाए। आज नगर पालिका सभागार में नगर पालिका, तिलदारी और रिसिटी के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया, जिस प्रस्ताव में हर प्लास्टिक पैकेजिंग के ऊपर एक अधिकतम मूल्य लगाकर MRP से ज़्यादा, विक्रय मूल्य से ज़्यादा पैसे पर्यटक से लेकर उसको एक रिफंड स्कीम का एक प्रस्ताव रखा गया, जिस प्रस्ताव में आज हमने अपने निजी स्तर पर काफ़ी खामियां देखी, ढूंढी और बताई, और इन खामियों को लेकर आज हमने साफ कर दिया है हमारे अधिशासी अधिकारी को और रिसिटी और की टीम को कि उन खामियों को दूर कर ही इस पूरी कार्यप्रणाली को लागू किया जाए। क्या मानते हैं, आपने कई आरोप भी लगाए कि कूड़े प्रबंधन को लेकर बहुत बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, बेशक आपने खुलासा नहीं किया, इनडायरेक्टली पूर्ण रूप से
जब 2010 में नगर पालिका द्वारा इको फी लगी थी, जब कीन संस्था का रोल आया, जब कूड़ा प्रबंधन की बात करी गई, तो एक बहुत बड़े आंकड़ों की बात करी गई, करोड़ों में बात। अब खबर बीते दिनों श्रीनगर के समीप मलेथा की है, जहां सड़क पर लगभग आधा दर्जन वाहन आपस में ही भिड़ गए। दरअसल सड़क किनारे एक बच्चे ने अचानक से सड़क क्रॉस करना चाहा और तेजी से सड़क की ओर दौड़ पड़ा। इसी वक्त सामने से आ रही कार ने सामने बच्चे को देखकर एकाएक ब्रेक मार दिया। ये घटना इतनी तेजी से हुई कि कार के पीछे से आ रहे वाहनों को कुछ पता नहीं चल पाया और इससे पहले कि उनकी गाड़ियां एक के बाद एक से टकरा गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। सारी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चंद पैसों के लालच में मुनाफाखोर लोगों की जान से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ सोमवार को देर शाम विकासनगर में भी देखने को मिला। यहाँ कुछ लोग नामी ब्रांड टाटा के नाम पर गोरख धंधा चलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए मोटा मुनाफा कमा रहे थे। दरअसल टाटा कंपनी को विकासनगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टाटा कंपनी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर बाजार में टाटा के नाम से हूबहू पैकिंग की हुई नकली चाय पत्ती और नमक की सप्लाई और बिक्री की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते सोमवार देर शाम पुख्ता सूचना और तैयारी के साथ टाटा कंपनी की टीम ने विकासनगर क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की। विकासनगर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी के यहाँ टाटा कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे नमक और चाय पत्ती बरामद हुई। पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया कि छापामारी टीम को 2 व्यापारियों के यहाँ टाटा कंपनी के नकली 212 पैकेट नमक और 51 पैकेट चाय पत्ती बरामद हुई है। साथ ही साथ भारी मात्रा में 11,500 नमक पैकिंग पाउच और 1,000 चाय पत्ती के पैकिंग पाउच बरामद किए गए। आपको बता दें कि ऐसे व्यापारियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज टाटा कंपनी की ओर से फील्ड मैनेजर आए हुए थे, तो उनके द्वारा विभिन्न व्यापारिक संस्थानों में छापेमारी की गई, जिसमें हमारे द्वारा अंबाड़ी क्षेत्र से 2 व्यापारियों के पास से 212 पैकेट टाटा सॉल्ट के नकली और 51 पैकेट टाटा टी के मिले हैं। इसके अतिरिक्त 11,500 रैपर सॉल्ट के और 1,000 पैकेट टाटा टी के बरामद हुए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पानी की निकासी को लेकर लोगों की चिंताएं बनी हुई हैं। खबर हरिद्वार जिले के खानपुर से है, जहां जल निकासी के लिए नाला निर्माण को लेकर बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की मौजूदगी में बैठक की। बैठक में नाला निर्माण के लिए दोबारा से सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों और विधायक की मौजूदगी में सर्वे करवाया जाएगा, जिसके बाद स्थायी हल निकाला जाएगा। आपको बता दें कि रविवार को खानपुर विधायक उमेश कुमार जेसीबी लेकर नगला इमरती पहुंचे थे और नाले की खुदाई का काम शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन इसी दौरान नगला इमरती के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और नाला खुदाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा करने लगे, जिसको लेकर सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान नगला इमरती के ग्रामीणों ने बताया कि जब तक नगला इमरती से लंढौरा तक नाला निर्माण नहीं किया जाता, तब तक गांव में नाले की खुदाई नहीं होने दी जाएगी। जिसके बाद विधायक और अधिकारियों ने ग्रामीणों की मौजूदगी में तय किया कि नाला निर्माण को लेकर दोबारा से सर्वे कराया जाएगा। देखिए, जहाँ तक कि नाले का बात है, पुराने जितने पत्राचार हैं विभाग के द्वारा पूर्ण प्रयास किया गया कि नाले का जो निर्माण है, नाले का निर्माण नियम के अनुसार किया जाए, हमारी जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार किया जाए। नाले का जो निर्माण किया जाता है वो ढाल के अनुसार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपने भी देखा है जगह जगह पेड़ हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स भी हैं और कई जगह पे लोगों का भारी विरोध भी यहाँ पे सहना पड़ा है। जहाँ तक की बात है क्वालिटी की, आप देखिए जो कंसर्न उस समय मेरा जो मानना है, जो रोड की क्वालिटी है, 2 साल हो गए हैं, कहीं कोई रोड की क्वालिटी में कोई गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया गया विभाग ने। इसको हम दिखवा भी रहे हैं। जहाँ तक होगा नाले का उचित हम लोग कम करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि एक प्लेन एरियाज़ में चूँकि कंटिन्यू नाला निर्माण संभव नहीं होता है, जगह जगह उसको आउटफॉल देना पड़ता है, परंतु तालाबों के अंदर जो पहले टाइम पे जो डिस्पोजल हुआ करता था, अतिक्रमण हो गया है। हमारा प्रयास है उस अतिक्रमण को हटाया भी जाए ताकि नाले का डिस्पोजल किया जाए। स्थानीय निवासी है, वो आके अपनी बात रखता है और उसको इस बात का गुस्सा है कि मेरे घर में पानी घुस रहा है, तो उसका गर्म होना जायज़ है। मैं उसको कोई गर्मा गर्मी नहीं मानता, लेकिन जब कोई ये कहे कि मैं खुद नहीं दूंगा, तब एक बात हो जाती है कि भाई ठीक है, एक विधायक खड़ा है और वो आपसे कुछ कह रहा है तो आपको सम्मान करना चाहिए। उस स्थिति में तनाव बनता ही बनता है, क्योंकि हमारे साथ भी समर्थक हैं, वो भी हैं, सब लोग आपस में गर्मा गर्मी करने का। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि इन सब चीज़ों से बचाव रहना चाहिए, क्योंकि किसी आदमी के मन में कोई विषाद है किसी बात को लेकर, और अक्सर ये होता है कि कुछ लोग दूसरी पार्टी के होते हैं, वो आके वैसे ही मामला ख़राब करने का प्रयास करते हैं। क्या समाधान निकला? देखिए, हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं दीपक जी, वो भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा और उनके जो जूनियर अधिकारी हैं वो सब साथ में आए हैं, इंजीनियर्स जो हैं। अब इसका क्या है कि कुछ जगहों पर पानी का जो लेवल है वो नीचा है, कुछ जगहों पर आगे ऊँचा है, जिसके कारण पानी नहीं चल पा रहा, नंबर 1। नंबर 2 समस्या, नगले में खुदान करके अभी दोनों तरफ नाला नहीं बन पाया है,
और नगले वालों की समस्या ये है कि जब तक आगे इस नाले को नहीं लेके जाएंगे तब तक नगले को उनका विरोध भी जायज़ है। मैं उनसे सहमत हूँ कि जब तक हम पानी को आगे नहीं ले जाएंगे, अगर हम नगले तक खोद देंगे तो नगला डूब जाएगा। ढंढेरे को बचाने के चक्कर में हम नगला डुबो दें तो ये कौन सी समझदारी की बात है। तो दोनों गाँव को देखते हुए, उनकी समस्या को देखते हुए तरीके से यहाँ पर एक बार अब दोबारा सर्वे कर रहे हैं, फिर निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि हफ्ते भर में कोई ना कोई हम इसका रास्ता निकाल लेंगे और इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास किया जा रहा है। टेम्परेरी प्रयास नहीं कि पानी इस तालाब में गिरा दो, पानी उस तालाब में। कितने साल तक तालाबों में पानी गिराओगे? तालाब कोई समस्या का मूल निस्तारण नहीं है। अगर कोई भी समस्या हमें जड़ से ख़त्म करनी है तो हमें पानी का स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। उस पर हम काम कर रहे हैं। 1 हफ्ते का समय तय हुआ है। अभी टीम के साथ जा रहे हैं मौके पर निरीक्षण करने, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या समस्या है, उनका क्या क्या समाधान होगा। मसूरी पुरकुल रोपवे परियोजना के तहत मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड पर 6 दुकानें और टैक्सी एसोसिएशन का और गाइड यूनियन ऑफिस के साथ ही एमडीडी के कैंप कार्यालयों को ध्वस्त किया जाना है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन और सभी दुकानदारों के साथ टैक्सी एसोसिएशन, गाइड एसोसिएशन को नोटिस देकर दुकानों और कार्यालयों को खाली करने के निर्देश दिए गए। जिसके बाद सभी लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। वहीं एसडीएम कार्यालय में आयोजित बैठक में स्थानीय लोगों ने प्रशासन द्वारा दुकानों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया। लोगों का कहना है कि कई सालों से वहां अपने परिवार के साथ दुकान और आवास में रहते हैं। ऐसे में एकाएक बिना विस्थापन पॉलिसी और मुआवजा दिए प्रशासन द्वारा जोर जबरदस्ती कर दुकानों को ध्वस्त किए जाने को लेकर कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसका वो पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अगर प्रशासन ने उनके साथ जोर जबरदस्ती तो वो अपने परिवार के साथ उग्र आंदोलन भी करेंगे। मुझे पता चला कि शाम को कि वहाँ पे एसडीएम साहब दौरे पे गए थे किताबघर चौक पे। किताबघर में देखा गया कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे कभी भी जेसीबी आ सकता है, तोड़ा जा सकता है। इसका हम पूरा विरोध करेंगे और इसको ऐसे तोड़ने नहीं दिया जाएगा। चाहे प्रशासन चाहे जो मर्जी कर ले, हम लोग वहाँ बैठेंगे। क्योंकि जो मेरे को नोटिस मिला है और मेरे पड़ोसी लोगों को जो दुकानें 6 दुकानें हैं उनको जो नोटिस मिला है, 28 तारीख को नोटिस मिला, उसमें 15 दिन का समय है। 15 दिन के समय के अंदर ये तोड़ भी नहीं सकते। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, कोर्ट में भी मैंने अभी दाखिल किया है अपना। जो भी होगा, जो उचित निर्णय होगा तो हम मानने को तैयार है। अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो हम तोड़ने नहीं देंगे। इसमें ज़्यादा मैं गहराई पे जाना नहीं चाहता। इसमें कुछ हमारे नेताओं की भी गलतियाँ रही है। जो हमारे मेन मुखिया रहते हैं नगर पालिका के, उन्होंने क्या किया मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर जब तक मेरे परिवार की सवाल है, मेरे टैक्सी यूनियन के परिवार का सवाल है, गाइड यूनियन है, मेरे जो 4-5 दुकानें मेरे अड़ोसी पड़ोसी, इनके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम तोड़ दिया जाए और इनके बच्चों को बाहर। नगर पालिका हो, क्षेत्र हो या मसूरी का आसपास का क्षेत्र हो, हर वर्ष किसी न किसी दुकानदार का उत्पीड़न किया जाता है, निवासियों को उत्पीड़न किया जाता है। एकाएक 2020 में पूर्ण रूप से शिपिंग कोड खाली करा दिया गया। ये कहा गया कि पूर्ण रूप की जो जमीन जो कि ट्रॉली एजेंसी को दी गई थी वो हमें मिल गई है। उसके बाद आज फिर हमारे 6 व्यापारी, जिसमें 4 दुकानदार हैं, एक मजदूर संघ का, एक गाइड यूनियन का ऑफिस है, एक टैक्सी यूनियन का ऑफिस है, इनको खाली करने की बात की जा रही है। और ये बहुत ही बुरा प्रभाव है इसका। इस तरह से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका, प्रशासन, शासन सभी लोग मिले जुले हैं और सभी लोग गरीब व्यक्ति को, गरीब परिवारों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी मनमानी करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके खिलाफ शर्म की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री धामी हमारे गढ़वाल भवन को नहीं बचा पाए, शिपिंग कोर्ट के निवासियों का विस्थापन नहीं कर पाए। आज इन व्यापारियों को विस्थापित करने की जगह उजाड़ने की बात कर रहे हैं। एसडीएम साहब द्वारा साफ कहा गया है कि पहले मैं उजाड़ दूंगा फिर मैं देखूंगा। कहाँ की तानाशाही चल रही है? क्या हम ब्रिटिश राज में रह रहे हैं? क्या नगर पालिका के कागज ठीक है? अभी हमारे मित्रों ने कागज दिखाए नगर पालिका के, जिनमें साफ लिखा है कि जमीन पूर्ण रूप से दे दी गई है ट्रॉली कंपनी को, तो अतिरिक्त जमीन क्यों चाहिए? क्यों समय नहीं दिया जा रहा है? 4 दिन पहले नगर पालिका ने 15 दिन का समय दुकानदारों को दिया खाली करने के लिए और आज एकाएक दुकानों को तोड़ने की बात की जा रही है। शून्यता पूर्ण रूप से जो है एक साजिश है। दुकानदारों का मनोबल तोड़ा जा रहा है, दुकानदारों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके खिलाफ अब खबर नई टिहरी से है, जहां नवनियुक्त जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिला कलेक्ट्रेट के बीसी कक्ष में स्टाफ के साथ बैठक कर जिले में वर्तमान में संचालित सभी निर्माण कार्यों और कार्मिकों का विवरण, कांवड़ यात्रा रूट आदि का फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आपदाग्रस्त निर्माण कार्यों का प्रतिकर संबंधित को तत्काल देना सुनिश्चित करें। साथ ही 3 धारा में प्लास्टिक आदि की साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर सीडीओ मनीष कुमार, डीडीओ सुनील कुमार, एसडीएम देवप्रयाग सोनिया पंत, धनौल्टी लक्ष्मीराज चौहान, टिहरी अपूर्वा सिंह आदि मौजूद रहे।
प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच गंगोलीहाट के विधायक फकीरराम टमटा ने भी कैबिनेट मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। विधायक फकीरराम टमटा ने कहा कि उन्होंने हमेशा संगठन के लिए कार्य किया है। संगठन कार्य को देखते हुए कैबिनेट में जगह मिल सकती है और संगठन का जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा। विधायक फकीरराम टमटा पूर्व में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में दर्जा मंत्री दायित्व भी संभाल चुके हैं। अनुसूचित जाति और कुमाऊं से सीनियर विधायक होने के कारण फकीरराम टमटा कैबिनेट में अपना दावा मजबूत मान रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, विधायक तो आज ही बना हूँ मैं, लेकिन संगठन का पुराना व्यक्ति हूँ और संगठन का पुराना व्यक्ति होने के नाते शायद संगठन मुझ पर भरोसा जता भी सकती है, क्योंकि संगठन जैसा संगठन का आदेश होगा वो हमें मान्य होगा। मसूरी के छावनी परिसर लंडौर स्थित मलिगार क्षेत्र में विगत देर रात्रि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा महिला पर जानलेवा हमला कर लूट करने की कोशिश की गई, लेकिन महिला ने अपने हौसले का परिचय देते हुए अज्ञात व्यक्ति से मुकाबला कर अपना बचाव किया, लेकिन इस बीच बचाव में महिला का एक दांत भी टूट गया। वहीं उसको गंभीर चोटें भी आई। पीड़ित महिला द्वारा घटना की सूचना मसूरी पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच कर घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का काम किया गया। महिला के पति ने पुलिस से अज्ञात लोगों के सत्यापन के साथ ही उनकी पत्नी से लूटपाट करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। पे नहीं है, लेकिन हुआ तो बहुत गलत है। रात को मेरी वाइफ दुकान से आती है, कल इन केस में जा नहीं पाया लेने के लिए उसको, तो या तो पहले से ताक पे बैठा था या क्या था, पैसे भी थे उसके पास, दुकान की जो सील करी होगी उसने। अब ये लूट के इरादे से आया था, लेकिन जिस तरह से वो बता रही है कि उसने बस पीछे से आके उसको वैसे दबोचा है, ना उसकी शक्ल दिखी है ना आवाज़ आई है, उसकी उंगली इसने काटी है और मतलब इतनी जोर से काटी कि वो चिल्लाया तक नहीं है। अच्छा, और दांत भी टूट गया आपकी वाइफ के? और उसका एक पूरा दांत बाहर आ रखा है और दूसरा पूरा हिल रहा है। तो क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसमें तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो जाएगा मामला। और हमारे फिर मोहल्ले में फिर ऐसा है कि एक तो किराएदार हैं, बहुत सारे बाहर के लोग हैं। अब कौन कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, किसी का कोई सत्यापन नहीं करवा रखा, किसी ने कुछ नहीं करवा रखा, तो एक तो वो सत्यापन करवाना बहुत ज़रूरी है सबका, क्योंकि सब अब इतने नए नए चेहरे हैं। हम मेरे को 50 साल हो गया, तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। पर अब कहीं ना कहीं खतरा तो बढ़ गया, खतरा बढ़ रहा है। और ऐसा आज मेरी वाइफ के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। रात को मैं घर आ रही थी, घर पहुंचने वाली थी, सीढ़ियों पे पहुंची, वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, अंधेरा हो रखा था, और उसने मेरा सीधा पीछे से मुंह दबा दिया, मुंह बंद कर दिया और खींच के मुझे दूर तक लेके गया। फिर मैं उससे छुड़ाने की अपने आप को कोशिश कर रही, मगर वो इतना तेज पकड़ रखा था कि मुझे वहाँ तक खींच के ले गया और ज़मीन पे एकदम लिटा दिया। और फिर उसने मेरा मुंह बंद कर रखा था, गलती से उसकी उंगली मेरे मुंह में चली गई। फिर वो मैंने दांतों के बीच में उसकी उंगली दबा दी। अब उसने अंगूठी पहनी थी या क्या, उसने इतने जोर की झटका मारा कि मेरा दांत ये पूरा बाहर निकल गया। वो हमें सुबह पड़ा हुआ मिला और फिर मेरे को इतनी जोर की धक्का दिया कि मेरा सर ज़मीन पे लगा और मेरा इतना ज़्यादा फूल गया सर कि मेरे दर्द शुरू हो गया। फिर रात को ही हम हॉस्पिटल गए। मैं अपनी होशो हवास में नहीं थी, मेरे बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। मैं ये चाहती हूँ कि इसकी कार्रवाई की जाए। आखिर कौन था जो घर के पास आके इतना बड़ा काम करके गया है? क्या बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि क्या पता उनमें से ही कोई हो ना, वो हो सकता है यहीं का है, कहाँ का है, ये सब पता चलना चाहिए। इनका सबका सत्यापन होना चाहिए, कौन कहाँ से आ रखा है, कौन क्या करता है, सब पता होना चाहिए। जो मेरे साथ आज हुआ है, कल के दिन दोबारा भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए कड़ी कार्रवाई की जाए और मेरी भी हेल्प की जाए, मुझे भी पता चले कि कौन था जो मुझ पे ऐसा जानलेवा हमला कर रहा था। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक नमस्कार।